Hello and welcome. Today we are going to prove very important theorem named Euler's theorem in abstract algebra. But before that, we have to understand basic terminology related to this theorem. So Euler's theorem, we will see its statement and we'll prove later on. But before that, if suppose I am giving you one positive integer n, so this n is positive integer. You can take any positive integer. तो मान लीजिए मैंने integer लिया n की value 4. So there is a Euler's Totient function called as phi n. ये क्या होता है? ये एक नंबर रहेगा. वो नंबर रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 4 एंड विच आर रिलेटिवली प्राइम टू 4. मतलब 1 से छोटे इंटीजर्स 1, 2, पॉजिटिव 3, ये 3 हो गए 4 से छोटे. अब इन तीनों में ऐसे इंटीजर्स ढूंढना है आपको जो इस 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम रहेंगे. What is the meaning of relatively prime? तो उसका एक मीनिंग होता है कि नंबर को ये इसमें से कोई भी एक नंबर और ये 4, इन दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए 1 और 4 छोड़ के. और उसी का मतलब होता है उन दो नंबर का जीसीडी जो है वो कितना आना चाहिए 1. तो अभी मैं यहां 1 लेता हूं तो क्या 1 और 4 का जीसीडी 1 आता है? मतलब ये नंबर 1 और ये नंबर 4 इन दोनों के अलावा दूसरा कोई नंबर कॉमनली डिवाइड करता है? आंसर इज नो. तो इसका जीसीडी आया 1, मतलब 1 and 4 आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स. अब हम देखते हैं जीसीडी ऑफ दिस सेकंड नंबर 2 एंड दिस 4. 2 को 1 डिवाइड करता है, 4 को भी 1 डिवाइड करता है, तो इसका कॉमन डिवाइजर तो 1 डिफॉल्ट रहेगा ही. लेकिन 2 को 2 डिवाइड करेगा, 4 को भी 2 डिवाइड करेगा, तो इसका जीसीडी आएगा 2. और हमें जीसीडी चाहिए 1, और जीसीडी जब 1 आएगा तभी हम इन दोनों को रिलेटिवली प्राइम बोल सकते हैं. लेकिन अब यहां पर जीसीडी 1 नहीं आया, वो 2 आया, मतलब 2 and 4 आर नॉट रिलेटिवली प्राइम नंबर्स. जीसीडी ऑफ नेक्स्ट नंबर 3 है. 3 और 4 का देखते हैं कितना आता है. तो यहां पर दोनों को 1 तो डिवाइड करेगा ही, 2 डिवाइड नहीं करेगा, 3 इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, और 4 इसको करेगा, इसको नहीं करेगा. मतलब इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है. एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1, देयरफॉर इट्स जीसीडी इज 1. और जैसे ही दो नंबर का जीसीडी 1 आता है तो दिस 3 and 4 आर कॉल्ड एज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स. तो phi n का मतलब होता है n से छोटे इंटीजर्स जो पॉजिटिव चाहिए और इस n के साथ वो रिलेटिवली प्राइम चाहिए. ऐसे कितने इंटीजर्स मिलेंगे उसको काउंट करना है. 1, 2, 3 कितने मिलेंगे, और वो काउंटिंग नंबर यहां पर आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज दिस Euler Totient function phi n. Number of integers less than n and relatively prime to n, उनका नंबर यहां रहेगा. अब हमने अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू आएगी 4 से छोटे इंटीजर्स 3 है, उसमें से ये 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है और ये 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, ये नहीं है. तो कितने नंबर्स जो 4 से छोटे हैं और 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो वो काउंटिंग में आता है 2, 1 and 3. तो इसका आंसर आएगा 2. अगर हम निकालेंगे 5 of 6 तो इसका कितना आएगा देखते हैं हम. 6 से छोटे इंटीजर्स पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 एंड 5.
1 और 6 का जीसीडी 1 आता है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा रिलेटिवली प्राइम में। 2 और 6 का जीसीडी 2 आता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। 3 और 6 का जीसीडी भी 3 आता है तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। 4 और 6 का जीसीडी भी 2 आता है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 5 और 6 का जीसीडी 1 आता है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो अमंग दीज 5 नंबर्स ओनली 2 नंबर्स, दीज आर 1 and 5 विच आर रिलेटिवली प्राइम टू 6, और इसलिए इसका आंसर आएगा 2। तो ये 2 दर्शाता है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर लेस देन 6 विच आर पॉजिटिव इंटीजर एंड रिलेटिव प्राइम टू 6। तो ये नंबर दिखाता है 2। तो ये कंसेप्ट ऑयलर्स थ्योरम में यूज होने वाला है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट अगर आपके समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ। इफ n is a positive integer and a is relatively prime to n, क्या मतलब हुआ रिलेटिवली प्राइम टू n का मतलब वो a और वो n, इनका जीसीडी अगर हम निकालेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो वो 1 आना चाहिए। इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि 1 के अलावा दूसरा कोई भी इंटीजर a और n को कॉमनली डिवाइड नहीं करेगा। दैट इज द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन द n एंड a। देन प्रूव दैट a to the power phi n का मतलब समझाया मैंने, नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन n एंड विच आर रिलेटिवली प्राइम टू n। वो नंबर कैसे ढूंढा हमने पिछले स्लाइड में देखा। दिस इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड्यूलो n। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आंसर जो भी आएगा है ना, उसको जब ये n डिवाइड करेगा तो उस डिवीजन का जो रिमाइंडर रहेगा वो 1 आएगा। या फिर आप इसको दूसरे भाषा में ये समझ सकते हो कि ये लेफ्ट साइड में से इस 1 को आप माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको जब n डिवाइड करेगा तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब n उस सब्सट्रैक्शन को परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो दैट वी वांट टू शो दैट, एंड दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज अ ऑयलर्स थ्योरम इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो ये प्रूव करने के लिए हमें बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग और मजा आने वाला है कि कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे कि n इज पॉजिटिव इंटीजर। सो गिवन दैट n is any positive integer, all right, ये तो दिया ही है। Now I am constructing a set whose name is G। तो G में क्या रहेगा? G में इंटीजर्स रहेंगे। क्या सारे इंटीजर्स रहेंगे? नहीं, वो इंटीजर n से छोटा चाहिए, x इंटीजर चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, और क्या होना चाहिए? जीसीडी ऑफ दैट x एंड दैट n इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब होता है G इस सेट में n से छोटे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम रहेंगे। मतलब पिछले एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये देखिए 4 के जो रिलेटिवली प्राइम नंबर थे वो 1 और 3 थे। इसको अगर हम इस सेट में डाल देते और इसको हम G नाम देते तो वो G वो सेट रहेगा, क्योंकि आपका n 4 है। आपका n 6 रहेगा तो आपके G में ये नंबर रहेंगे 1 and 5। तो उसी प्रकार यहां n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर and we are constructing a set containing again integers but they are less than n, positive integer, और उसका GCD n के साथ 1 आना चाहिए। तो G में क्या है? G is a set। सेट में क्या होता है?
एलिमेंट्स। तो बताइए जी में कौन है? तो जी में इंटीजर्स है। कौन से इंटीजर्स? लेस देन एन, क्योंकि एन हमने मार्क कर दिया है पहले ही, तो उससे छोटे इंटीजर्स रहेंगे। तो क्या सारे छोटे लेना है? नहीं, वो पॉजिटिव होने चाहिए। पहली कंडीशन तो एन से छोटे होने चाहिए। सेकंड कंडीशन वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो सारे पॉजिटिव लेना है। अब जैसे कि 12 है तो 12 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर तो 11 आएंगे, 1 2 3 11 तक, तो वो सबको लेना है? नहीं, उनमें से जो 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, मतलब जिनका जीसीडी 12 के साथ 1 आता है, वही सिर्फ इंटीजर्स इस जी में रहे। सो ये सेट हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, यहां पर इसको ग्रुप बनाना है। तो हम लेंगे एक बाइनरी ऑपरेशन। तो लेट दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये x नहीं है, दिस इज नॉट x, दिस इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और ये n का मतलब होता है मोड्यूलो n। तो बी अ बाइनरी ऑपरेशन, बी एन ऑपरेशन called multiplication modulo n, multiplication modulo n। और इस ऑपरेशन को हम उस सेट का बाइनरी ऑपरेशन लेंगे। तो देयरफॉर ये सेट और उसके ऊपर हमने ये बाइनरी ऑपरेशन लिया। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि दिस इज नॉट कैपिटल एक्स, दिस इज अ सिंबल क्रॉस। क्रॉस मीन्स नोटेशन टू डिनोट मल्टीप्लीकेशन, और ये सफिक्स n का मतलब होता है इट इज नॉट ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। जैसे हमने 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 15 लिखा, ये उस टाइप का नहीं है। तो n अगर मान लीजिए 5 है और आपने दो नंबर लिए 3 and 4, तो 3 into 4, देखिए 3 और यहां हमने 5 लिया ऐसे और 4। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 3 और 4 का आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए, उसको आप 5 से डिवाइड कीजिए, फिर जो रिमाइंडर मिलेगा इस डिवीजन का वो आपका आंसर होगा। दैट इज द वे हाउ टू ऑपरेट दिस मल्टीप्लीकेशन मोड्यूलो 5। तो इसका 5 2 10, रिमाइंडर आएगा 2। तो इस ऑपरेशन का आउटपुट आंसर आएगा 2, नॉट 12, क्योंकि ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो ये मल्टीप्लीकेशन जो भी है वो एज अ बाइनरी ऑपरेशन हम लेंगे जी के साथ, और ये बन जाएगा आपका इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा। नाउ हमें करना क्या है? हमारा मेन टारगेट तो ये है कि हमको ये प्रूव करना है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए आपको दो चीजें करनी है। फर्स्ट कि ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, इसको आपको ग्रुप प्रूव करना है। ये तो सिर्फ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अब ग्रुप प्रूव करने के लिए कितने कंडीशंस नीडेड है? तो वो है 4। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन यहां जो हमने जी लिया है उसमें एलिमेंट फाइनाइट रहेंगे, क्योंकि n आपका इंटीजर है उससे छोटे। तो n अगर आपका 12 है तो आपके जी में 11 एलिमेंट्स रहेंगे। n आपका अगर 100 है तो आप उससे छोटे मतलब 99 से कम ही एलिमेंट रहेंगे। तो यहां पर जो जी है वो फाइनाइट है, और जब कोई सेट फाइनाइट होता है और उसके ऊपर का ऑपरेशन कुछ भी हो, यहां तो हमने मोड्यूलो वाला लिया है लेकिन कुछ भी ऑपरेशन रहेगा, तो उसको ग्रुप प्रूव करने के लिए, देखिए मैं ग्रुप बोल रहा हूं नॉट सब ग्रुप, उसको मैं ग्रुप प्रूव करना चाहता हूं। अगर वो फाइनाइट है तो हमें 4 कंडीशंस की जरूरत नहीं है। इफ सेट इज फाइनाइट एंड एनी ऑपरेशन इज ओवर देयर, and if we want to show that set and that operation combinedly creating a group, then we have to show or we have to prove only 2 conditions. One, associative law, and second is cancellation law holds. Both left cancellation and right cancellation law hold. Then it is called as a group. तो
सबसे पहले मुझे क्लेम डालना होगा यहां पर कि व्हाट आई वांट टू शो दैट। सो क्लेम नंबर 1, और इस क्लेम को हम थोड़ा अंडरलाइन करते हैं, और ये जो क्लेम है, ये क्लेम हमारा जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसको ग्रुप बनाने के लिए चल रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्लेम है कि टू शो दैट दिस algebraic structure is a group। इसको हमको ग्रुप प्रूव करना है। हाउ टू शो दैट इट इज अ ग्रुप? तो मैंने बताया कि G फाइनाइट है। सो सिंस G is a finite, therefore we have to prove only two conditions to show the group. Therefore show that associative law and cancellation law holds in G। बस ये दो चीजें अगर हम प्रूव करके बताएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, एक काम हो जाएगा, एक ग्रुप बनेगा। और अब उसके बाद जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट ऑयलर्स का है वो हम लाग्रांजिस थ्योरम का यूज करके प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला टारगेट अभी इसको ग्रुप प्रूव करना है, और उसके लिए हमारे पास कितने कंडीशंस प्रूव करना है? हमें सिर्फ 2, एसोसिएटिव लॉ। चलिए, तो पहली कंडीशन के लिए जो हमारी है दैट इज एसोसिएटिव लॉ, इसको प्रूव करने के लिए हमको 3 एलिमेंट्स लेने होंगे। कहां से लेंगे आप? जिसको ग्रुप प्रूव करना है वहां से। तो लेट A, B एंड दिस C बिलोंग्स टू G। Therefore G में तो सारे इंटीजर्स है, तो A, B, C इंटीजर्स हो गए। G में सारे इंटीजर लेस देन n है, तो ये A, B, C भी इंटीजर लेस देन n रहेगा, और ये सारे के सारे n के साथ रिलेटिवली प्राइम रहेंगे, मतलब GCD ऑफ A एंड n 1 रहेगा, GCD ऑफ B और n भी 1 रहेगा, और GCD ऑफ C and n is also equal to 1 because they are coming from set G, और G में हमने भर दिए है वही एलिमेंट जो रिलेटिवली प्राइम टू n है। बेसिक डेफिनेशन ये हमने वैसे ली थी। नाउ एसोसिएटिव लॉ मीन्स टू शो दैट A वो बाइनरी ऑपरेशन, B बाइनरी ऑपरेशन विथ C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई विथ B फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई विथ C। ये हमको प्रूव करना है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। सो ये जो n का मतलब आपको बताया कि वो मॉड्यूलो वाला है, तो A मल्टीप्लाई विथ B मल्टीप्लाई विथ C, दिस इंप्लाइज दैट, what this implies, you know, this implies that A into B into C मोड्यूलो n, ये इसका मतलब होता है। ये ऑपरेशन मोड्यूलो वाला है, ये अपना ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है, तो मोड्यूलो n इधर लिखने से ये दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब A B C इंटीजर्स है, और ये ऑर्डिनरी डॉट मतलब ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है, तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव विथ integers. So we know that associative law holds for integers with respect to ordinary multiplication. Not modulo multiplication, it is ordinary multiplication, and therefore this A multiply with B into C modulo n can be written as A into B into C modulo n। और जब आपने ये लिखा तो इसका फिर अब मोड्यूलो में लिखना है, तो क्या लिखना होगा? ये ब्रैकेट A
अभी मॉड्यूलो में लिखते वक्त ये नोटेशन यूज करना होगा, तब मॉड्यूलो n लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे ये मल्टीप्लीकेशन b के साथ और ये मल्टीप्लीकेशन c के साथ। तो शुरू हुआ था यहां से, इसने ये आंसर दिया, इसने ये दिया और इसने ये दिया। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, and this is what? Associative law. And therefore associative law holds in G. अच्छी बात यह है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें कैंसलेशन लॉ प्रूव करना है, तब जाके ये G जो था वो ग्रुप बनेगा। तो नेक्स्ट जो है टारगेट वो है कैंसलेशन लॉ इन G। ये हमें प्रूव करना है। कैंसलेशन लॉ मतलब A इंटू बी इक्वल टू, जो मैं इधर समझा देता हूं आपको, A इंटू बी इज इक्वल टू A इंटू सी रहेगा। तो ये आप जब कैंसिल करके इसका आंसर B इक्वल टू सी प्रूव करते हो, मतलब इससे आप ये प्रूव करते हो, मतलब A किधर गया, A कैंसिल हो गया, तो इसी को बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। एक्चुअली वो इनवर्स से मल्टीप्लाई करके कैंसिल होता है, बट उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कैंसलेशन लॉ। तो कैंसलेशन लॉ में आपको करना क्या है कि ये चीज इक्वेट करना है और ये चीज प्रूव करना है। अब यहां मैंने डॉट लिया था ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहां आपके एलिमेंट G के है, G पे बाइनरी ऑपरेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वो मॉड्यूलो मल्टीप्लीकेशन है। तो क्लेम टू शो दैट A like this is equal to A multiply with C implies, इसमें A लेफ्ट कैंसलेशन लॉ है, तो कैंसिल होना चाहिए, तो B इक्वल टू C, लेकिन यहां अब कोई मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं आ रहा है, तो ये मॉड्यूलो n, ये आपको प्रूव करना होगा। ऑलराइट, तो चलिए हम प्रूव करते हैं कि कंसीडर ओके, सो दिस इज A multiplication with B modulo n is equal to A multiplication with C modulo n. This implies that AB, this is ordinary multiplication, equal to AC modulo n. जब भी आप मोड्यूलो से कन्वर्ट हो जाते हो ऑर्डिनरी में, तो आपको ये लिखना होता है ताकि समझ में आ जाए कि ऑपरेशन क्या है। ऑलराइट, सो व्हाट दिस इंप्लाइज AB माइनस AC, इसको कॉन्करेंट बोलते हैं, कॉन्करेंट टू 0 मोड्यूलो n। ये ट्रांसफर हो गया इधर, तो ये 0 हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट वी कैन टेक A एज अ कॉमन, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो ये हो जाएगा 0 मोड्यूलो n। क्या मीनिंग हुआ इसका मीनिंग ये हो गया कि लेफ्ट साइड को जब आप n से डिवाइड करोगे तो उस डिवीजन का रिमाइंडर 0 आएगा। राइट, मतलब वो परफेक्टली डिवाइड करेगा इसको, ये n परफेक्टली डिवाइड करेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट n डिवाइड्स होल लेफ्ट साइड। अब ये प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब हो गया कि आपका n या तो A को डिवाइड करेगा और आपका n उस सेकंड ब्रैकेट को डिवाइड करेगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि प्रोडक्ट है। बट प्रॉब्लम इज जीसीडी ऑफ n एंड A, ये हमने ऑलरेडी लिया था। A से A जो है G का एलिमेंट, और G के एलिमेंट ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम टू n होते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। मतलब n A को डिवाइड नहीं कर सकता, समझ रहे हो आप? ये क्योंकि A n से छोटा है, n है तो n को n डिवाइड कर सकता है, बट A इज लेस देन n, और रिलेटिवली प्राइम है तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसलिए n जो है A को डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए ये जो चीज है पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर n कैनॉट डिवाइड दिस। तो दो पॉसिबिलिटी में से ये पॉसिबिलिटी होनी नहीं है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट n डिवाइड्स दिस b माइनस c। अब n b माइनस c को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो n b को भी डिवाइड करना चाहिए, n c को भी डिवाइड करना चाहिए।
लेकिन n b को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि b इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ g, और g का मेंबर है मतलब वो n से छोटा है, पॉजिटिव है और n के साथ रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम है मतलब उनको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, दूसरा कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हो गया also GCD of b and n and GCD of c and n is equal to 1 because b and c are members of g, कैपिटल G। तो उसमें तो सारे ऐसे एलिमेंट हैं, इसलिए वो सेपरेट b और c को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन डिवाइड तो करना चाहिए, तो वो b माइनस c को करेगा, और b माइनस c को n डिवाइड एक ही पॉसिबिलिटी, एंड ये b और c जो है वो n से छोटे हैं दोनों भी, तो ये तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल when b माइनस c इक्वल टू 0। ये जब 0 हो जाएगा तभी, 0 को तो हर कोई डिवाइड करता है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये 0 होगा, और ये 0 तभी होगा जब b और c इक्वल होंगे। एंड देयरफॉर when b and c are equal, then only this n divides b minus c। तो अगर ये n डिवाइड कर रहा है तो ये होना जरूरी है। अब ये मॉड्यूलो में लिखना है, तो देयरफॉर हम यहां लिखेंगे देयरफॉर b इज इक्वल टू c मॉड्यूलो n। तो देखिए आपने शुरुआत कहां से की थी, शुरुआत आपने की थी कि a इंटू बी कॉन्गरेंट टू, इसको हम लिखते कॉन्गरेंट टू a इंटू सी मॉड्यूलो n, और आपने इसको सॉल्व करके ये आंसर पाया, मतलब b कॉन्गरेंट टू c मॉड्यूलो n। तो इसमें से a यहां जो था वो गायब हो गया, मतलब लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड हो गया, एंड देयरफॉर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड इन G। तो जैसे लेफ्ट कैंसलेशन किया, सिमिलरली हम राइट कैंसलेशन लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव राइट कैंसलेशन लॉ। तो हमने एसोसिएटिविटी प्रूव की, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ प्रूव किया, और राइट कैंसलेशन भी सिमिलर टू लेफ्ट होता है, इसलिए बिना प्रूव किए हमने सिमिलरली बोल दिया। तो ये सारी चीजों से आपका जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर था ये इज अ ग्रुप, या अब आप ग्रुप बन गए। और सिर्फ ग्रुप नहीं बना, ये फाइनाइट ग्रुप भी बना, है ना। सिंस G is a finite set, क्योंकि इंटीजर से छोटे एलिमेंट लिए थे आपने, तो फाइनाइट ही रहेंगे, फाइनाइट सेट। दिस इंप्लाइज दिस इज फाइनाइट ग्रुप। चलिए फाइनाइट ग्रुप बना दिया आपने। अब लाग्रांजेस का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसमें डिडक्शंस है, उसमें हमने ये सीखा था कि जब भी कोई फाइनाइट ग्रुप रहता है और उसमें से कोई एक एलिमेंट आप लेते हो, तो उस एलिमेंट के सर पे पावर में उस ग्रुप की जब ऑर्डर लिखते हो, तो मान लीजिए G का ऑर्डर n है और एक एलिमेंट लिया आपने A, ये आपने देखा है लाग्रांजेस थ्योरम के बाद, बिलोंग्स टू G एंड ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n, देन आपने ये प्रूव किया है कि दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी का यूज करेंगे हम यहां पर। तो इसलिए मुझे ये G के ऑर्डर चाहिए। अगर फाइनाइट है तो कितने एलिमेंट है, तो वो रिलेटिवली प्राइम है तो phi n एलिमेंट रहते हैं, है ना। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू दिस phi n। ये मैंने इनिशियली आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ हम लेते हैं लेट A बिलोंग्स टू G, मतलब ऐसा इंटीजर जो n से छोटा है और रिलेटिवली प्राइम टू n है। G से लिया मतलब उसका मीनिंग वही हो जाता है। हमने ये लिया, सो बाय द डिडक्शन ऑफ, बाय द करोलरी, भी ये एक्चुअली करोलरी था, उसको हम डिडक्शन बोलेंगे। अब डिडक्शन ऑफ लाग्रांजेस थ्योरम क्या बोलता है वो लाग्रांजेस थ्योरम का डिडक्शन,
कि आप किसी भी ग्रुप का एलिमेंट लेंगे और उसके पावर में उसी ग्रुप की ऑर्डर लिखेंगे, तो वो हमेशा क्या रहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी इन दैट ग्रुप जी। ओके, अब हमने इसको ए को लिखा एंड ऑर्डर ऑफ जी तो हमारा ये फाई ऑफ एन है, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। बट जी का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, क्योंकि वहां ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो वो मोड्यूलो है। तो जैसा ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन में हु इज द आइडेंटिटी, 1, तो मल्टीप्लीकेशन मोड्यूलो एन की आइडेंटिटी क्या रहेगी, 1 मोड्यूलो एन। तो इसीलिए आपका ये जो आंसर है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू आइडेंटिटी इन जी, और वो रहता है 1 मोड्यूलो एन। समझ में आ गया? एंड दिस एक्चुअली वी वांट टू प्रूव, और ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार से ऑयलर्स थ्योरम इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको पूरा करना होता है। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो वेदर इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम और नॉट, बट इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये थ्योरम आपको सिखाया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बड़े आराम से इस वीडियो को देखिए, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझनी होती है कि क्या रूल है और क्या हो रहा है और क्या करना है, कैसे करना है। मीनिंग, नोटेशन का मीनिंग, हर चीज का मीनिंग अच्छे से समझकर उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद और एक इसका पर्टिकुलर केस है, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेट्स थ्योरम, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।